स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकियों से जुड़ा राजस्थान कनेक्शन। राजस्थान एटीएस की टीम गुजरात रवाना हुई है और गुजरात में गिरफ्तार आतंकियों से होगी पूछताछ। हथियारों की सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ होगी। राजस्थान में स्लीपर सेल को लेकर पूछताछ की जाएगी। स्थानीय नेटवर्क भी खंगाले जाएंगे। शुरुआती पूछताछ में राजस्थान का हनुमानगढ़ कनेक्शन सामने आया है। सीमा पार से हनुमानगढ़ लाए गए थे हथियार। हनुमानगढ़ से हुई थी हथियारों की डिलीवरी और पहली बार है जब किसी आतंकी मॉड्यूल के तार सीधे हनुमानगढ़ जिले से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। पकड़े गए आतंकियों से अब टीम पूछताछ करेगी। एटीएस आईजी विकास कुमार हमारे साथ हैं। और गुजरात से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस का दावा है कि हनुमानगढ़ में हथियारों की डिलीवरी हुई थी। 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसी मुद्दे पर एटीएस आईजी विकास कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता सुशांत पारीक ने। देखिए आप। एटीएस आईजी विकास कुमार हमारे साथ हैं और जिस तरह से गुजरात एटीएस ने सर कार्रवाई की है, राजस्थान के हनुमानगढ़ का कनेक्शन सामने आया कि सीमा पार से कैसे हथियार लाए गए, तो क्या ये तस्करी, खासतौर पे हथियार तस्करी का नया रूट बन रहा है और किस तरह की जानकारी मिली? देखिए, अभी तो ये एक संभावना है, जिस संभावना पर आगे कार्य किया जाना है। पर जिस तरीके से बॉर्डर पर ड्रोन की गतिविधियाँ हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में खास करके पंजाब और कश्मीर इलाके में बहुत देखी है, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बीकानेर और गंगानगर में गतिविधियाँ दिखी हैं। तो इन ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों का, विस्फोटकों का और नकली नोटों का भेजा जाना भी संभव है। आपकी टीम जो है गुजरात गई है, पूछताछ में कुछ साफ होगा, लेकिन आपको क्या राजस्थान के इनपुट के आधार पर, क्योंकि संवेदनशील इलाका है पूरा और पहले भी आप जिस तरह से आंकड़े हमारे पास हैं, बीकानेर, गंगानगर 60 के आसपास कार्रवाइयाँ जो है अभी की गई हैं हाल ही के दिनों में, तो क्या ये जो कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे थे उस इलाके में खासतौर पे इस कार्रवाई के बाद लगता है? ये जो ड्रोन के पुराने मामले पकड़े गए हैं, ये तो विशुद्ध रूप से तस्करी के मामले थे और ज़्यादातर जो हेरोइन की खेपें आ रही थी वो पंजाब बाउंड थी, पंजाब जानी थी और उस प्रयास में राजस्थान में ड्रॉप करके पंजाब भेजे जाने की बात थी। पर यह जो रूट एक खुलता है, इस रूट से कई सारी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मौलवी ओसामा को फिर से पेश करके 4 दिन का रिमांड लिया है। फ़ोन जो है बड़ा महत्वपूर्ण डिवाइस था और कुछ इनपुट मिल पाया है, एफएसएल की रिपोर्ट आई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका जुड़ाव था, वो जा तो यह पहली बार रहा था विदेश, इसके पहले सारा जुड़ाव सोशल मीडिया और ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सारी चीज़ों के थ्रू ही था। तो अब इन चीज़ों की सारी जानकारी जो है वो उस ब्लैक बॉक्स में फ़ोन में है। तो उस फ़ोन से जो बेसिक डेटा निकलेगा एफएसएल के माध्यम से, उसके बाद हमारी पूछताछ का और हमारे अनुसंधान का सिलसिला एक गति पकड़ेगा। तो वह कवायद चल रही है। वह आ जाने के बाद अभी हमने 4 दिन की पीसी ली है और वो आने के बाद मैं समझता हूँ कि परत दर परत इसकी मनोभावना, इसके द्वारा रची गई विचारधारा, इसके द्वारा किए गए कार्यकलापों का सबका एक बार खुलासा हो सकना संभव होगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो हथियारों की बरामदगी के बाद से अब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल सीधा कनेक्शन हनुमानगढ़ से बताया जा रहा है और इसको लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पूछताछ के बाद कई खुलासे संभव हैं। सेंट्रल एजेंसियां भी प्रतिबद्ध होकर काम कर रही हैं। गुजरात में आतंकी गिरफ्तार हुए हैं जिनका कनेक्शन सीधा हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, जो कनेक्शन सामने आया है गुजरात से गिरफ्तारी के बाद, हनुमानगढ़ का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। जरा बताइए कि सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से जो जांच पड़ताल हुई है, क्या कोई और जानकारी इसमें सामने आया है कि ये कनेक्शन राजस्थान तक कैसे
और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से गुजरात की एटीएस को एक सफलता मिली है, जो कि अपने आप में यूँ कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर समय रहते इन तीनों को नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये कोई देश में बड़ी साजिश रचने वाले थे। जी। इसके साथ ही इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो हथियार है वो इनको राजस्थान के हनुमानगढ़ के वहां पर मिला है। हनुमानगढ़ एक राजस्थान का वह एरिया है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास में है, और अमूमन देखा गया है कि वहां से ड्रोन तस्करी के मामले और वहां से नशा आ रहा है, वहां से हथियार का एक बड़ा खुलासा हुआ है, और आतंकवादियों को इस तरह से हथियार और वो भी ड्रोन के माध्यम से वहां पर मिलना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। बहरहाल अभी तक ये सुना था कि पंजाब के अंदर इस तरह से ड्रोन से हथियार आते हैं, फिर वहां से वो खालिस्तानी जो कनेक्टेड लोग हैं या आतंकी कनेक्टेड लोग हैं उनको मिलते हैं, लेकिन पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि हनुमानगढ़ से और ड्रोन के माध्यम से ये आए होंगे संभवतः। और अब इस इनपुट के बाद राजस्थान एटीएस भी जो है वो अलर्ट मोड पर है। माना जा सकता है कि एटीएस और खुफिया एजेंसी हनुमानगढ़ क्षेत्र का दौरा भी कर सकती है, और किस प्रकार से वहां पर ये हथियार मिले, किन लोकल लोगों ने इनको सपोर्ट किया, ये भी एक पूछताछ का जांच का विषय। इसके साथ ही राजस्थान की एटीएस की टीम गुजरात भी जा सकती है और इनसे पूछताछ करेगी आखिर किस शख्स ने इनको हथियार वहां से उपलब्ध कराए, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से भी अगर आया तो इनको कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि जिसने इसको हथियारों को उठाकर इन तक पहुंचाया होगा, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जांच का विषय है। तो ये तीन लोग नहीं है, अभी देश के अंदर इस तरह से इनसे कनेक्टेड लोग और भी हो सकते हैं। जिस तरह से अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हमने देखा कि दिल्ली में ब्लास्ट से पहले भी जयपुर के राजस्थान के अंदर मौलाना यहाँ पर गिरफ्तार किया, इससे पहले निम्बाहेड़ा का कनेक्शन राजस्थान में भी बीते 2-3 साल में लगातार साजिश चल रही थी। फिर उसके बाद यूपी से पकड़ा गया और दिल्ली में अचानक से ब्लास्ट हुआ और गुजरात में इन तीन लोगों को पकड़ा। ये तो देश में इन सबको लगा कि शायद ये अब पकड़े जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने वो दिल्ली संभवतः दिल्ली पकड़े जाने से पहले दिल्ली की वो वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल अभी फिलहाल इन तीनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। अभी इनसे पूछताछ का विषय है कि हनुमानगढ़ में इनसे जो हथियार मिले हैं वो किस व्यक्ति ने इनको पहुंचाया है, और माना जा सकता है कि जब एटीएस की टीम गुजरात जाएगी तो बहुत खुलासे होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये तीन नहीं है, तीन के अलावा भी और भी लोग इनसे कनेक्टेड, संभावना है कि और भी इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीगंगानगर से। कुलदीप, जरा बताइए इस पूरे मामले में जो कनेक्शन राजस्थान का सामने आया है, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी की बात कही जा रही है, जरा बताइए कि अब तक श्रीगंगानगर में क्या कुछ जानकारी यहां से निकलकर सामने आई है, क्या कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो श्रीगंगानगर जिला है वो भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर बिल्कुल स्थित है। पंजाब में बड़े लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से हीरोइन के जो पैकेट है वो ड्रोन के माध्यम से गिराए जाते थे। पंजाब में बॉर्डर के ऊपर एंटी ड्रोन टेक्निक लगाई गई, जिसके बाद में जो पाकिस्तानी तस्कर हैं उन्होंने राजस्थान की सीमा का जो रुख किया। और श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो अनूपगढ़, केसी सिंहपुर, कर्णपुर, ये जो इलाका है उनका पसंदीदा इलाका बन गया है। पिछले 20 दिनों के अंदर कर्णपुर इलाके में एक ही जगह पर 2 बार आधा आधा किलो जो हीरोइन के पैकेट हैं वो बरामद हुए हैं, और पिछले साल 4 बार ऐसी घटनाएं हुई कि हीरोइन के पैकेट के साथ साथ में वेपन भी ड्रोन के माध्यम से गिराए गए। जो पंजाब के बड़े तस्कर हैं या अन्य राज्यों के बड़े तस्कर हैं वो स्थानीय लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और उनको थोड़े पैसों का लालच देते हैं, जिसके बाद में उन बॉर्डर के नजदीक जो खेत हैं वहां पर जो हीरोइन की खेप है या हथियारों की जो खेप है, पैकेट है, वो गिराए जाते हैं। और उसके बाद में जो बड़े तस्कर हैं वो स्थानीय जो हैंडलर्स हैं उनके माध्यम से ये हथियार मंगाए जाते हैं। जैसा कि बात सामने आ रही है कि हनुमानगढ़ के रास्ते से ये हथियार गए थे श्रीगंगानगर के, बाद में हनुमानगढ़ या अन्य शहरों से धीरे धीरे जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे वैसे जो हथियार हैं या हेरोइन की जो तस्करी है वो की जाती है, और देश के जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या अन्य राज्य हैं, वहां तक पहुंचाई जाती है। हमारी श्रीगंगानगर एसपी से बात हुई तो फिलहाल जो इन दिनों हथियारों की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन संभवतः ये एक बात कही जा सकती है क्योंकि जो आजकल जो पाकिस्तानी तस्कर हैं वो बड़े और शक्तिशाली ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो 10 से 15 किलो वजन है वो उठा सकते हैं, और वो साइलेंट ड्रोन होते हैं और वो सीमा पर आकर अपने आसानी से जो वेपन्स हैं या हीरोइन की तस्करी है वो करते हैं। फिलहाल जो पुलिस है उसने, जो सीआईडी है, आईबी हैं, उन सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने बॉर्डर के इलाकों के अंदर पूछताछ शुरू कर दी है। अपने जो गुप्तचर है उनको सक्रिय कर दिया है ताकि ये पता चल सके कि पिछले दिनों में अगर कोई ऐसी गतिविधि है वो सामने आए तो। जी
बिल्कुल, तो देखिए हर तरीके से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और लगातार टीमें जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर, विस्फोट संदिग्ध की घबराहट की वजह से हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, संदिग्ध को डर था कि वो पकड़ा जा सकता है और विस्फोटक को दूसरी जगह लेकर जा रहा था संदिग्ध। ये आत्मघाती मिशन नहीं, आकस्मिक विस्फोट था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर, विस्फोट संदिग्ध की घबराहट की वजह से हुआ था। दरअसल संदिग्ध को यह डर था कि वो पकड़ा जा सकता है और विस्फोटक को दूसरी जगह लेकर जा रहा था संदिग्ध, लेकिन ये आत्मघाती मिशन नहीं था, आकस्मिक विस्फोट था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी है। विस्फोट संदिग्ध की घबराहट की वजह से हुआ था। ये विस्फोटक दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा था, लेकिन संदिग्ध को यह डर था कि वो पकड़ा जा सकता है। दरअसल ये आत्मघाती मिशन नहीं था, ये आकस्मिक विस्फोट था, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। संदिग्ध को यह डर था कि वो पकड़ा जा सकता है और विस्फोटक को वो दूसरी जगह लेकर जा रहा था, लेकिन तभी आकस्मिक विस्फोट हुआ। ये आत्मघाती मिशन नहीं था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी, विस्फोटक संदिग्ध की घबराहट की वजह से पता और ये संदिग्ध को डर था कि वो पकड़ा जा सकता है और इसी डर की वजह से विस्फोटक को वो दूसरी जगह लेकर जा रहा था। और दिल्ली बम धमाकों में इस्तेमाल हुई गाड़ी हुंडई कंपनी की i20 कार थी और ये गाड़ी फरीदाबाद से दिल्ली में लाल किले के सामने पार्किंग तक पहुंची। ये कार कई बार रास्ते में सीसीटीवी पर भी दिखाई दी और धमाकों से पहले पार्किंग के गेट पर भी नजर आ रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस कार की पूरी कहानी समझने के लिए मोटे तौर पर कुछ बातें याद रखें। सोमवार शाम लाल किले के गेट के सामने इस कार में विस्फोट हुआ। जिस वक्त कार में धमाका हुआ उस वक्त कार मूविंग थी, यानी कि चलती कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट शाम के 6:52 पर हुआ, जिसके बाद 10 मिनट के अंदर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने i20 कार के रूट को चेक किया तो पता चला कि गाड़ी लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट के पहले 3 घंटे तक खड़ी थी। इसी के साथ पुलिस ने कार के सीसीटीवी फुटेज की करीब 22 किलोमीटर तक जांच की, जिसमें कई अहम बातें सामने आई। सुबह 8:13 पर कार फरीदाबाद बॉर्डर के बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। इसके बाद दोपहर 3:19 पर कार लाल किला के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई, जबकि शाम 6:28 पर कार पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि इस दौरान कार का ड्राइवर 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कार का रूट समझ लीजिए। माना जा रहा है कि जिस कार में धमाका हुआ है वो बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड, उसके बाद आश्रम रोड और फिर सराय काले खां होते हुए ITO पहुंचती है। ITO से रिंग रोड होते हुए गाड़ी लाल किले के पास पार्किंग में पहुंची। दोपहर 3:19 पर पार्किंग में कार की एंट्री हुई। शाम 6:28 पर कार पार्किंग से निकलती हुई दिख रही है, जिसके 24 मिनट बाद यानी 6:52 पर धमाका हो जाता है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार किसकी थी और कितनी बार इसे खरीदा गया, अंत में किसके पास ये कार गई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जिस कार के इर्द गिर्द साजिश की पूरी कहानी घूम रही है, उसका मालिक कौन है? जांच में पता चला है कि कार गुरुग्राम के रहने वाले एक शख्स के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसका नाम सलमान है। सलमान ने ये गाड़ी इसी साल मार्च में दिल्ली के ओखला में देवेंद्र को बेची थी।
इसके बाद देवेंद्र ने ये गाड़ी अंबाला के एक शख्स के हाथों बेच दी। अंबाला से ये कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा पहुंच गई। 29 अक्टूबर को ये कार तारिक को बेची गई। तारिक ने गाड़ी आमिर को बेच दी और आमिर ने ये कार बेच दी उमर मोहम्मद को। उमर मोहम्मद यानी वो शख्स जिसके बारे में संदेह जताया जा रहा है कि वो धमाके वाली कार को चला रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस सलमान से भी पूछताछ कर रही है, जो कि गाड़ी का पहला ऑनर माना जा रहा है। इसके अलावा आमिर और तारिक से भी पूछताछ जारी है, जिनका पुलवामा में इस कार से कनेक्शन सामने आया है। लेकिन कार के मालिक की तलाश में एक और नाम सामने आया है, जिसका नाम है सोनू। हरियाणा के सेक्टर 38 से इसी जगह से वो कार खरीदी गई थी और ये आप देख सकते हैं रॉयल कार जोन सोनू, ये जो नाम का शख्स है, इसी के जरिए ये कार 4 दिन पहले ही बिकी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सोनू का रॉयल कार जोन है। अभी फिलहाल सोनू को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर कार 7 बार खरीदी गई और 7 बार बेची गई। इसी बीच 29 अक्टूबर की एक और तस्वीर सामने आई है। उस दिन इस कार का प्रदूषण चेक कराकर सर्टिफिकेट लिया गया। तब कार के साथ 3 लोग मौजूद थे। ये वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4:20 का है। शक है कि इस वीडियो में लंबी दाढ़ी वाला जो शख्स है वो तारिक ही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि धमाके के वक्त कार को कौन चला रहा था। फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है वो है उमर मोहम्मद, लेकिन डीएनए जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी।